दोस्तों नमस्कार, टीआरसी मुकेश यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक कोशिकांग है। विद्यार्थी इधर ध्यान दो, माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, यानी सेल ऑर्गेनेल है, कोशिका का अंग है। सेल ऑर्गेनेल कोशिका का अंग है। तो यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका इसका नाम है, सूत्र और कणिका कहने का मतलब इसका जो आकार होता है धागा जैसी होती है। धागा का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उस धागा जैसी भी होती है। इसका आकार बेलनाकार भी होता है, गोलाकार भी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। इसका खोज सबसे पहले किया था कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने, और इसका जो नामकरण था सी बेंडा ने किया था। नामकरण का मतलब इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा, तो इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया रखा सी बेंडा ने। खोज इसको किया था कॉलिकर ने। खोज किसने किया था, कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था, और नाम इसका रखा था सी बेंडा ने। तो सबसे पहले देखेंगे कि खोज है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने किया था। कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसका नामकरण जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सी बेंडा ने किया था। सी बेंडा नाम का वैज्ञानिक किया था। तो सबसे पहले हम लोग जो है यह जान लिए कि इसका खोज किसने किया। इसका खोज किया कॉलिकर ने, इसका नामकरण किया सी बेंडा ने। यह पाया जाता है कोशिका के कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो यह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब हुआ वैसा कोशिका जिसका केंद्रक विकसित होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब हुआ वैसा कोशिका जिसका केंद्रक विकसित नहीं होता है, अविकसित होता है। तो यह विकसित केंद्रक वाले कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किस कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में। तो यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में प्लांट सेल भी आता है, एनिमल सेल भी आता है। प्लांट सेल का मतलब पादप कोशिका, पेड़ पौधों की कोशिका। एनिमल सेल का मतलब जंतु कोशिका, यानी जंतुओं की कोशिका। तो यह पादप कोशिका पेड़ पौधों की कोशिका में भी पाया जाता है, और जंतु कोशिका यानी जंतु जानवरों की कोशिका में भी पाया जाता है। तो लेकिन पादप कोशिका में जो है इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जंतु कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उससे कम होती है। लेकिन इसकी संख्या जो है 1 से हजारों तक हो सकती है। किसी में 1 भी हो सकता है, किसी में 2 भी हो सकता है, किसी में 500 भी हो सकता है, किसी में 1000 भी हो सकता है। तो किसमें
1 होगा, किसमें 2 होगा, किसमें 500 होगा, किसमें 1000 होगा। यह निर्भर करता है कोशिका के कार्य क्षमता पर, कोशिका कितना कार्य करती है। कम कार्य करने वाली कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है और अधिक काम करने वाली कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। अब जैसे लीवर सेल होता है, यकृत कोशिका, तो यकृत कोशिका जो है ज़्यादा कार्य करती है, इसलिए यकृत कोशिका में अन्य कोशिकाओं की तुलना में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसका नंबर कितना हो सकता है, तो नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका नंबर जो था, नंबर वैरी करता है, यानी नंबर इसका बदलता है। इसकी संख्या जो होती है कोशिका में बदलते रहती है, अलग अलग कोशिका में इसकी संख्या अलग अलग होती है। तो इसका जो संख्या है, संख्या अलग अलग कोशिका में अलग अलग होती है, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। यह जो है कोशिका के कार्य क्षमता पर निर्भर करता है, कोशिका के कार्य क्षमता पर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका के कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। कोशिका के कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। ज़्यादा कार्य करने वाली में ज़्यादा, कम काम करने वाली में इसकी संख्या कम होती है। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार और इसका जो आकृति होती है अलग अलग हो सकती है। तो यह बेलनाकार भी हो सकता है, धागा का छोटा सा टुकड़ा जैसा भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। तो इसकी जो आकृति होती है अलग अलग हो सकती है। अब चलेंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसकी संरचना जो है ये चारों ओर से 2 झिल्ली से घिरा रहता है। अब जरा देखते हैं इसको डायग्राम के हिसाब से कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो बनावट है, इसकी संरचना कैसी है। तो इसका जो बनावट और इसकी जो संरचना है, तो मान लेते हैं कि ये देखो एक झिल्ली है, ये सबसे बाहरी झिल्ली है, और अंदर की जो झिल्ली होती है उसमें उंगली जैसी रचना निकली होती है, और इस उंगली जैसी रचना को क्रिस्टी कहते हैं। इस ढंग से उंगली जैसी रचना निकलती है। तो ये बाह्य झिल्ली हो गया, बाहरी झिल्ली, बाह्य झिल्ली। इसको अंग्रेजी में आउटर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर की जो झिल्ली है, अंतः झिल्ली, अंतः झिल्ली, इसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं अंग्रेजी में, INNER, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। और देखो अंदर की जो झिल्ली है अंदर की ओर धसी हुई है और उंगली जैसी रचना बनाती है, उंगली जैसी रचना। इसका नाम है क्रिस्टी, इसको क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। और इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, इस द्रव का नाम है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है। एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है, इसका बनावट है, या चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। बाहर से जो झिल्ली होती है उसे बाह्य झिल्ली, अंग्रेजी में इसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर की जो झिल्ली होती है उसे अंतः मेम्ब्रेन, या उसे अंग्रेजी में इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होता है उसमें द्रव भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में डीएनए, राइबोसोम तथा कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम पाए जाते हैं। और इसका कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य के बारे में देखेंगे कि इसका क्या कार्य है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है, चूँकि इसके अपने लिए जो आवश्यक जो है कुछ प्रोटीन का निर्माण स्वयं कर लेता है, चूँकि इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसमें कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए जो है कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है। हम लोग जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है, पाचन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज बनता है वह कोशिका में
चला जाता है और उस ग्लूकोज का जो कोशिकीय शोषण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है कोशिकीय शोषण के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं और इसी एंजाइम की सहायता से कोशिकीय शोषण होता है और कोशिकीय शोषण के फलस्वरूप जो ऊर्जा का प्राप्ति होती है और वह जो ऊर्जा है उसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या करती है, स्टोरेज करके रखती है, जमा करके रखती है, भंडारण करके रखती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है।